अब इसके बाद आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले देखिए सही जोड़ी बनाइए। आपको जो है थर्ड या उसके फर्स्ट के सामने सही उत्तर लिख सकते हैं आप। जैसे यह नई पीढ़ी की क्या है, जिम्मेदारी है, तो आप इसके सामने जिम्मेदारी लिखिएगा। फिर है परिश्रम के बिना क्या होता है, कौन सा काम हो सकता है, आपका ये लिखिएगा आप। फिर है बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हम सबका क्या है, हमारा कर्तव्य लिखिए। और जो लिया है उसे समय पर देना है, ऐसा करके आप लिखिएगा, सही जोड़ी बनाइएगा। इसके आगे देखिए दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको रिक्त स्थान भरना है, आपके पास शब्द दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है आपका अब तो वह खालिस्तान बड़ों के चरण छूता है, तो रोजाना आ जाएगा, रोजाना बड़ों के चरण छूता है। इसके बाद में देखिए वे कह रहे थे कि वह खालिस्तान पर आएगी, होली पर आएगी। इसके बाद में खालिस्तान को हम सबसे बहुत ही मोह है, दादा दादी को हम सबसे बहुत ही मोह है। फिर है आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल भी कैसा होता है, बुरा होता है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। अब आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए रामलाल ने हमारा क्या कर्तव्य बताया है, तो आप उत्तर लिखिएगा कि रामलाल ने हमारा यह कर्तव्य बताया है कि हमें जो है बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। इसके बाद में देखिए चंदू बैंक क्यों गया था, तो चंदू जो है चक्की के कर्ज की किस्त जमा करने के लिए वह बैंक गया था, इस प्रकार से लिखिए। फिर क्या थर्ड क्वेश्चन है आपका बुआ जी की जमीन क्यों बिक गई थी। अब बुआ जी की जमीन इसलिए बिक गई थी क्योंकि जो है उनके पति बुरी आदतों के क्या थे, शिकार थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी, मतलब बेच दी थी, इस प्रकार से आप लिखिएगा। फिर इसके बाद में है बीरम काका के लड़के ने किस बात की अवज्ञा की, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बीरम काका के लड़के ने खेत की रखवाली करने से मना कर दिया। इस प्रकार से जो उन्होंने बीरम काका को मना कर दिया। अब दादाजी ने चंदू से माँ का हाथ बटाने के लिए क्यों कहा, दादाजी ने चंदू से माँ का हाथ बटाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर काम करते रहती है, इसलिए उन्होंने हाथ बटाने के लिए कहा। अब इसके बाद में है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे थोड़ा बड़ा रहता है, आपको लिखना है। अब सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंदू में अब बहुत समझ आ गई है, उसकी समझदारी के 3 बिंदु लिखिए, मतलब 3 पॉइंट अपने को लिखना है कि किस प्रकार से ये दर्शाता है कि उसमें बहुत समझ आ गई है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो है चंदू में समझदारी के 3 बिंदु है। सबसे पहले क्या था कि वह अपने दादा दादी को क्या करवाता था, समय पर भोजन कराता था। फिर सेकेंड ये लिख लीजिएगा आप कि वह समय पर दुकान जाता था। और थर्ड लिखिएगा कि वह अपनी माँ की बात मानता था। इस प्रकार से आप 3 जो है उसकी समझदारी के बिंदु लिखिएगा। अब उसके बाद में है कि बुआ जी को संभालने के लिए दादाजी ने कौन से 2 कारण बताए, बुआ जी को संभालने के दादाजी ने कौन से 2 कारण बताए थे। एक तो पहले ये था कि आप ऐसा लिखिएगा कि बुआ जी को संभालने के लिए दादाजी ने निम्नलिखित जो है 2 कारण बताए। सबसे पहले कि बुआ जी के पति का क्या हो गया था, देहांत हो चुका था, मतलब उनके जो है पति नहीं रहे थे। और दूसरी बात उनकी एक बेटी थी जो अब उनकी क्या हो गई, शादी हो गई और वह ससुराल चले गई, जिससे अब बुआ जी कैसी थी, अकेली रह गई थी। इस प्रकार से जो है उन्होंने 2 कारण बताए। अब उसके बाद देखिए दादाजी ने परिश्रम क्या महत्व बताया। आप देखिए कि दादाजी ने परिश्रम का महत्व बताते हुए कहा कि बिना परिश्रम का कोई काम नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए फिर उन्होंने कहा जो परिश्रम होते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा करके जो है दादाजी ने बताया परिश्रम का महत्व। अब उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन है बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है, इस पंक्ति का आशय
क्या है? तो इस पंक्ति का आशय यही है कि बुरी आदतें से ही चारों ओर क्या फैल जाती है, परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं सबकी क्या होने लगती है, तबाही होने लगती है। मतलब बुरी आदतें तबाही ले आती है, सब घरों की क्या होती है, सुख शांति नष्ट हो जाती है। जितने जमीन जायदाद रहते हैं वो भी क्या होते हैं, बिक जाते हैं। और फिर उसके बाद में उस आदमी की जो है बुरी आदत के कारण असामयिक क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है ये बुरी आदत का फल कैसा होता है, बुरा ही होता बताया है। अब क्या आगे जो है क्वेश्चन है, इस पाठ में नई पीढ़ी के लिए दायित्व की ओर संकेत किया गया है। अब तो आप जो है उत्तर इसका भी लिखिएगा कि इस प्रकार में मतलब नई पीढ़ी मतलब हम सब लोग जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताया गया है कि समाज में फैली विभिन्न तरह की बुराइयों को दूर करना ये किसका दायित्व बनता है, हमारे नई पीढ़ी का दायित्व बनता है, क्योंकि वही लोगों को सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर नई पीढ़ी चाहे और प्रयास करे तो हमारा जो समाज है बिल्कुल कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मतलब स्वच्छंद और सुरक्षित हो जाएगा। तो ये जो कार्य है कौन कर सकता है, ये हमारी नई पीढ़ी ही कर सकती है। इस प्रकार से जो है बताया गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। फिर उसके आगे आपको इधर पे दिया हुआ है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत है कि कहाँ कहाँ पर कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे समझाते हुए उन्होंने बताया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा रहता है, एक लाइन रहती है। तो इस प्रकार से अब हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में करते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण सहित भी समझाया, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम पुस्तक पढ़ता है और यह चिन्ह लगा है। इसके बाद में आपको अर्धविराम। अर्धविराम में भी क्या होता है, पहले पॉइंट रहता है मतलब बिंदु है और उसके बाद में अल्प है। तो यहाँ पर यही है कि मुख्य और आश्रित वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए जो है अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे मेरे पास एक पुस्तक थी, फिर अर्धविराम मतलब रुकना है थोड़ा सा, वह भी खो गई। तो वाक्य को स्पष्ट करने के लिए ये चिन्ह का उपयोग होता है। फिर है अल्प विराम। इसका कहाँ पर होता है, जहाँ वाक्य में अल्प समय ठहरना हो, जहाँ पर हमें थोड़ा रुकना हो, तब जो है इसका उपयोग होता है। जैसे नाम दिया गया यहाँ पे सौरभ है, गौरव है, आदित्य है और सचिन अच्छे खिलाड़ी हैं। इस प्रकार से बताया गया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये आपको समझाते हुए बताया गया है कि क्या आपने पुस्तक पढ़ ली है, क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद में विस्मय आदि मतलब आश्चर्य होना। विस्मय आदि का चिन्ह एक लाइन है और नीचे बिंदु है। आश्चर्य, हर्ष, विषाद, घृणा, शोक, प्रार्थना आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो है इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो आप जो है एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझ सकते हैं और इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपका उद्धरण चिन्ह है। ये उद्धरण चिन्ह मतलब ये होता है कि जैसे कोई महापुरुष हैं जो अपनी बातें कहते हैं और हम जेम करते हैं उनको उतार देते हैं, ये क्या कहलाता है, उद्धरण चिन्ह। और इसका सिंबल कैसा है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चिन्ह को भी अपने ध्यान रखना चाहिए कि ये किसका चिन्ह है, तो ये उद्धरण चिन्ह का है। तो इस प्रकार से लिखे। व्यजक चिन्ह, योजक मतलब होता है जोड़ना। योजक मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो दो शब्दों के युग्म के मध्य मतलब दो शब्द रहते हैं उसको हम जोड़ते हैं, तभी जो है समानता का सूचक सा सी से के पहले इस प्रकार से दिया। जैसे सुख दुख दोनों ही जो है समान है हमारे लिए, तो इसलिए जो है इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे इस चिन्ह का मतलब और होता है, यहाँ पे और छिपा हुआ, जैसे सुख और दुख, तन और मन, धन, इस प्रकार चांद सा चेहरा, इस प्रकार से हम बोलते हैं। अब इसके बाद में निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह है सीधी लाइन। एक क्या होता है, आड़ी लाइन मतलब वाक्य के मध्य में कथन के पहले, वाक्य के पहले जो लगाते हैं और कथन के पहले यह चिन्ह का उपयोग होते हैं। जैसे तुलसी ने कहा,